विकास दुबे का करोड़ों का साम्राज्य, ईडी की जांच और मनी लॉन्ड्रिंग केस, विकास दुबे पर दाखिल की चार्जशीट, काली कमाई की पाई पाई का हिसाब। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। जब किसी माफिया को डर सताता है तो उसे विकास दुबे की याद जरूर आती है। बिकरू कांड उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक बहुचर्चित घटना है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे इस कांड के बारे में पता ना हो। घटना को पूरे 4 साल हो चुके हैं और अब तक दुबे और उसकी गैंग की 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की गई है, जिसकी जांच अब पूरी हो चुकी है। वहीं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में अब चार्जशीट दाखिल की है। तो आज एक बार फिर से बात होगी बिकरू कांड की, बात होगी विकास दुबे और उसके काले साम्राज्य की। तो चलिए शुरू करते हैं। कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड के बाद विकास दुबे और उसकी गैंग की 10 करोड़ से ज्यादा की काली संपत्ति अटैच की गई थी। 4 सालों से ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले की जांच कर रही थी और अब जांच पूरी हो चुकी है। ईडी ने मारे गए माफिया विकास दुबे, उसकी पत्नी ऋचा दुबे और उसके 5 सहयोगियों के खिलाफ धन शोधन रोधी कानून के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में बताया कि लखनऊ की धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए मामलों की विशेष अदालत के समक्ष मार्च में अभियोजन शिकायत दर्ज कराई गई और अदालत ने 29 मई को इस पर संज्ञान लिया। ईडी ने आरोप लगाया कि जांच के दौरान पाया गया कि विकास दुबे और उसके सहयोगी भू माफिया, रंगदारी, हत्या, जन वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत आवंटित राशि में गबन सहित विभिन्न अपराधों में संलिप्त थे। ईडी ने विकास दुबे और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई कई प्राथमिकियों के आधार पर दर्ज किया गया है। पहले तो पुलिस सिर्फ विकास दुबे के आपराधिक मामलों की जांच कर रही थी, कार्रवाई कर रही थी, लेकिन इसी बीच वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ भदौरिया ने विकास दुबे गैंग की काली कमाई से खड़ी की गई अरबों की संपत्तियों की शिकायत शासन और ईडी के साथ साथ अन्य जांच एजेंसियों से की थी। इसके बाद बिकरू कांड की एसआईटी जांच में भी विकास दुबे के साथ साथ गिरोह के अन्य सदस्यों की 150 करोड़ की संपत्तियां सामने आई थी। एसआईटी ने प्रदेश सरकार से संपत्तियों की ईडी जांच की सिफारिश की थी। एसआईटी की संस्तुति पर प्रदेश की सरकार ने मामले की जांच ईडी को ट्रांसफर की थी। वहीं ईडी की शुरुआती जांच में विकास दुबे, उसकी पत्नी के साथ साथ 5 लोगों की 10 करोड़ 76 लाख की संपत्ति ईडी ने 2022 में अटैच की थी। इस केस की जांच ईडी कर रही थी। पुख्ता सबूत जुटाने और जांच पूरी करने के बाद ईडी ने अब 22 मार्च 2024 को शुरुआती चार्जशीट विकास दुबे और उसकी पत्नी ऋचा समेत 5 लोगों के खिलाफ दाखिल की है। तो चलिए अब विकास दुबे के गैंगस्टर बनने से लेकर एनकाउंटर तक की कहानी पर चर्चा करते हैं। आपको इसकी कहानी बताते हैं। सबसे पहले बता दें कि विकास दुबे को साल 2020 में एक एनकाउंटर में मार गिराया गया था। यूपी में अपराधियों की बात की जाए तो पूर्वांचल के बाहुबलियों और माफियाओं के नाम जुबान पर आते हैं, लेकिन कानपुर के विकास दुबे का नाम तब सामने आया जब 2 जुलाई 2020 की आधी रात चौबेपुर के बिकरू गांव में दुबे और उसके गुर्गों ने डीएसपी एसओ के साथ साथ 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। यूपी के वांछित अपराधियों में से एक और 5 लाख के इनामी रहे विकास दुबे ने 90 के दशक में जुर्म की दुनिया में कदम रखा। स्थानीय नेताओं के राजनीतिक संरक्षण के चलते वो पहले मारपीट करता, छोटे मोटे अपराध करता और रंगदारी वसूला करता था। मामला बढ़ता तो पुलिस थाने ले जाती, लेकिन वो फिर छूट जाता। इसके बाद उसने एक गैंग बनाई और गुर्गों के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। 1990 में गांव के ही एक व्यक्ति के कत्ल के मामले में विकास दुबे पर एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही पीड़ित पक्ष की ओर से वापस ले ली गई। साल 1996 के चुनाव में विकास दुबे बसपा के विधायक हरि कृष्ण श्रीवास्तव के साथ था और सीआईएल सामने भाजपा के संतोष शुक्ला खड़े थे। रिजल्ट घोषित हुआ तो हरि कृष्ण ने चुनाव जीत लिया और विजयी जुलूस निकाला। इस जुलूस में संतोष शुक्ला के साथ रहे लल्लन वाजपेयी से विकास की झड़प हो गई।
लेकिन जब यही संतोष शुक्ला जिला अध्यक्ष और नगर पंचायत चुनाव के बाद लल्लन वाजपेयी बीजेपी से चेयरमैन बन गए तो उनके समर्थकों ने इलाके में उगाही करना शुरू कर दिया। वहीं फिर शिवराजपुर इलाके में वर्चस्व की जंग लड़ने के दौरान साल 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज में 199 सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वरी पांडे और फिर राम बाबू यादव नामक व्यक्ति की हत्या में भी विकास दुबे का नाम सामने आया था। लेकिन इसी साल जेल में रहते हुए विकास दुबे ने शिवराजपुर सीट से जिला पंचायत का चुनाव भी जीत लिया। साल था 2001 और तारीख थी 12 अक्टूबर। विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ लल्लन वाजपेयी के घर पर हमला बोल दिया। लल्लन वाजपेयी ने इसकी खबर तत्कालीन राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को दी। संतोष शुक्ला ने लल्लन को कहा कि वो शिवली थाने में पुलिस फोर्स को लेकर आ रहे हैं, लेकिन विकास दुबे को इस बात की भनक लगी। वो खुद शिवली थाने पहुंच गया। शिवली थाने के अंदर ही संतोष शुक्ला और दुबे के बीच बहस हो गई और इसी बीच विकास दुबे ने संतोष शुक्ला को थाने के अंदर ही गोलियों से भून दिया। शिवली थाने के अंदर एक राज्य मंत्री की हत्या से हड़कंप मच गया। राज्य मंत्री हत्याकांड के बाद भी विकास दुबे को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन भारी दबाव के चलते उसने 2002 में आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। मामले में खास कुछ हुआ नहीं, क्योंकि एक भी व्यक्ति विकास दुबे के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। यहां तक कि संतोष शुक्ला के सरकारी गनर और ड्राइवर ने भी मुंह मोड़ लिया और विकास दुबे बरी हो गया। साल 2004 में एक केबल व्यापारी दिनेश दुबे की हत्या का आरोप भी विकास दुबे पर ही लगा था और 2018 में अपने ही चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमले की भी साजिश में भी आरोपी दुबे ही था। विकास दुबे के ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे थे। 8 बार गैंगस्टर एक्ट, 6 बार गुंडा एक्ट, 1 बार रासुका यानी कि एनएसए और 6 बार क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लगा था। इतने मामलों में सम्मिलित होने के बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं की गई। विकास दुबे जैसे अपराधी पर कार्रवाई न होने के पीछे का कारण उसे प्राप्त राजनीतिक संरक्षण और तंत्र में गहरी पैठ थी। विकास दुबे ने कानपुर देहात से लेकर आसपास के जिलों में अपनी दहशत कायम कर रखी थी। जमीनों पर अवैध कब्जा, वसूली, अधिकारियों को धमकी जैसे मामले उसके खिलाफ थे। ऐसे ही एक मामले में जब जुलाई 2020 में सीओ की अगुवाई में एक टीम रात के वक्त उसके घर दबिश देने गई तो उसे पहले ही भनक लग गई थी। उसने राइफल और अन्य हथियारों के साथ आसपास की छतों पर मोर्चेबंदी कर दी। पुलिस टीम के पहुंचते ही चौतरफा ताबड़तोड़ फायर झोंकने शुरू कर दिए गए। इस मामले में स्थानीय सीओ के साथ 8 पुलिस कर्मियों की जान चली गई थी। विकास दुबे वहां से फरार हो गया और भाग गया। बता दें कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए यूपी की सरकार ने 5 दर्जन से अधिक पुलिस टीम का गठन किया था, पुलिस टीमें बनाई थी। इसके बावजूद यूपी पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही, वो उसे नहीं पकड़ पाई। विकास दुबे उत्तर प्रदेश से छिपते छिपाते मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महाकाल के दर्शन करने पहुंच गया। वहां मनोज सिंह ने इस कुख्यात अपराधी को धर दबोचा। उधर बिकरू कांड के बाद विकास दुबे के साथ कुछ पुलिसकर्मियों और अधिकारियों से सामने आई करीबी भी इस बात की गवाह थी। बिकरूकांड के बाद हफ्ते भर तक फरार दुबे को पकड़ लिया गया था। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच जब उसे यूपी लाया जा रहा था तो कानपुर के नजदीक ही उसकी गाड़ी पलट गई और विकास दुबे घायल पुलिसकर्मियों का हथियार छीनकर भाग रहा था और इसी में भागने के प्रयास में उसे एसटीएफ की टीम ने ढेर कर दिया, उसे एनकाउंटर में मार दिया। यह एनकाउंटर भी काफी विवादों में रहा, लेकिन जांच के बाद कमेटी ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी। विकास दुबे की कहानी पुलिस, पॉलिटिक्स और अपराध के गठजोड़ की कहानी है। 3 दशक तक लगातार अपराध जगत में सक्रिय रहने के बावजूद उसे पुलिस और नेताओं का संरक्षण मिलता रहा। 60 से ज्यादा मुकदमे होने के बावजूद वो खुला घूमता ही रहा। पकड़ा भी जाता तो बाहर आ जाता। यही वजह रही कि 2 से 3 जुलाई की रात 3 थानों की फोर्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसने में उसे एक बार भी डर नहीं लगा। वहीं विकास दुबे और अन्य 23 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ था। सितंबर 2023 में कानपुर कोर्ट ने 23 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुना दी थी। विकास दुबे और उसके गैंग की 72 करोड़ रुपए की संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है। इस मामले में 7 लोगों पर रासुका और 45 बदमाशों पर गैंगस्टर कानून के तहत एक्शन लिया जा चुका है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।